जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोग सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे थे, 2 नंबर वाला प्रश्न कर रहे थे और हमने आपसे कहा था कि हम आपको 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन आ जाएगा। लगभग-लगभग आपका यही से प्रश्न पूछा जाता है, बार-बार रिपीट होता है और किस पैटर्न में रिपीट होता है, ये भी हम आपको पिछली कक्षा में बताते हुए चल रहे थे। और आज की जो ये कक्षा है बच्चों, बात करें तो छठी कक्षा है सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न की। इसके पहले हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करा रखा है, तो उसको भी जाकर के ज़रूर से देख लीजिएगा। बात करें तो ये सारा का सारा प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सारा प्रश्न मैं आपके लिए पीवाईक्यू से लेकर के आया हूँ और आप भी इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं सर कि ये प्रश्न बार-बार रिपीट होता है। और बात करें इसके पीडीएफ की, तो जो मैं क्लास में कराऊँगा बच्चों, जो मैं क्लास में लिखूँगा, जो मैं क्लास में कराऊँगा, उन सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मैं इसका पीडीएफ डालने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है जी? चलिए जी, प्रश्नों की बात करेंगे, चलिए बहुत फिगर वगैरह सब चीज़ लाया हूँ, चलिए। प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? पहले हमने जाना था कि नदी बहुउद्देशीय परियोजना या बोलिए नदी घाटी परियोजना क्या होता है? तो उसको भी हमने पिछली कक्षाओं में अच्छे से समझा था और उम्मीद है आप लोग पिछली कक्षाओं को देखे होंगे तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा और नदी घाटी परियोजना आप लोग जानते होंगे। देखिए, और बात करें आप कहिएगा सर जी पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम ही तो नहीं बच्चा सेम नहीं है। उसमें पूछा था नदी घाटी परियोजना का क्या उद्देश्य है? और इसमें पूछा गया है कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों बोला जाता है? इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए नदी घाटी परियोजना मतलब नदी घाटी परियोजना समझिए डैम होता है, ये एक बाँध है, नदी इधर से आ रही है और इस पे एगो बाँध बना दिया, यही आपका हो गया नदी घाटी परियोजना। चलिए, 1 मिनट बच्चा, ये लीजिए। इधर से नदी बह रही है और इस पे बना दिया एक डैम, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं नदी घाटी परियोजना मतलब नदी घाटी पर एक परियोजना बना दिया गया। अब समझिए इससे क्या-क्या फ़ायदा है जी? इससे क्या-क्या बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति होना चाहिए। अच्छा आप ही बताएँगे बच्चा, क्या हम लोग इससे बिजली बना सकते हैं क्या? अरे सर जी इससे बिजली बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इधर से अगर डैम से पानी छोड़ेंगे, तो यहाँ पर टरबाइन घुमाएँगे तो बिजली बन जाएगा। अच्छा एक बात बताना, क्या ये जो पानी है, इसमें हम लोग मछली पालन कर सकते हैं क्या? क्या मछली पाल सकते हैं इसमें? बिल्कुल, यहाँ पानी रुका हुआ है, क्यों नहीं पालेंगे? अच्छा एक बात बताना, क्या इसका उपयोग हम लोग सिंचाई में कर सकते हैं? सिंचाई में कर सकते हैं? भैया यहाँ से पानी मोटर वगैरह से खींच के, ये तो पहाड़ी इलाका में है ना, ये तो मैं पहाड़ी का चित्रण लेके आ गया। नहीं तो आप लोग देखेंगे कि ऐसा डैम बना करके इससे सिंचाई भी किया जाता है, पानी को उधर टपा करके, हैं? अच्छा पीने के लिए पानी इससे लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। नहर इससे निकाला जा सकता है, बिल्कुल। ऐसा सब इससे किया जाता है। इससे बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति हो रहा है, आप लोग देख सकते होंगे। खाली एक उद्देश्य बिजली बनाना नहीं है, मछली पालन भी हो गया, सिंचाई भी हो गया, तो बहुत उद्देश्य का पूर्ति हो रहा है इससे तो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं, ठीक है? चलिए इसको पढ़ते हैं। नदी घाटी परियोजना से हम सिंचाई हो गया, मछली पालन हो गया, मछली पालन नहीं किया सॉरी, बिजली उत्पादन हो गया, मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं, बाढ़ की रोकथाम कर सकते हैं, इत्यादि कर सकते हैं। अर्थात नदी घाटी परियोजना से हमारे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इसी कारण इसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। मतलब एक परियोजना बनाया और इससे बहुत सारे उद्देश्य का पूर्ति हो गया, इसी कारण इसको बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। क्या-क्या उद्देश्य होता है, ये भी थोड़ा-सा लिख दिया तो उत्तर और अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बहुउद्देशीय परियोजना। अगला है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताएँ। शायद ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूँ। नहीं। चलिए देखते हैं एक बार। अब करा भी दिया है तो क्या है, दोबारा पढ़ लेंगे। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय बताना है। अब पानी कहीं बह रहा है भैया, अब मान लीजिए ये पानी बह रहा है, अब इसको नदी बह रहा है और इसका प्रदूषण को रोकना है। सर जी इसमें कचरा नहीं डालेंगे, तो पहला तो यही हो गया कि शहरों का कचरा नदी में नहीं बहाएँगे, तो आपका जो है जल प्रदूषण रुक जाएगा। अच्छा मछली पालन करेंगे तो आपका जल प्रदूषण रुक जाएगा। तालाब तथा खेत में कम से कम कीटाणुनाशक दवाई का छिड़काव करेंगे। भैया होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर खेत है और इधर से नदी बह रहा है। इसमें अगर हम लोग दवाई छींटेंगे तो वर्षा का पानी या सिंचाई के माध्यम से ये बह करके वापस नदी में चला जाएगा। तो यहाँ इसको नदी को प्रदूषित कर देगा। कारखाने से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, कचरा पदार्थ को भी नदी में नहीं बहाएँगे, तो भी आपका जल प्रदूषण रुक जाएगा। तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाला चीज़ है, ये आप लोग अच्छे से कर लेंगे। आपको ज़्यादा बताने का भी ज़रूरी नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, अगला है जूट की खेती किन राज्यों में सबसे अधिक होती है और क्यों होती है? देखिए, जूट का खेती मतलब जूट आप लोग नहीं जानते हैं क्या? अरे भैया जूट जिसका रस्सी बनता है, रस्सी देखे हैं? नारियल रस्सी नहीं, एक जो रस्सी होता है वो और सनसनाटी देखे हैं? वही जूट होता है। अब इसका खेती कैसा जगह में होगा? आपको पता होगा कि बिहार में तो सर जी
छठ कहते हैं दीपावली सब में इसका तो सनसनाटी का हम लोग वो बनाते हैं हुक्का-पाती। बिहार में होगा, बंगाल में होगा, असम में होगा, ये सब इलाका में क्यों होता है समझिएगा। देखिए, दरअसल बात ये है कि कोई भी फसल का खेती करना है तो उसके लिए उपयुक्त दशा होना चाहिए। जैसे चना का खेती ठंडा में हो सकता है, चना लगाना है तो वो तो ठंडी में लगेगा, उसके लिए सींच चाहिए तो सींच ज़रूरी है। इसी तरह कपास का खेती के लिए पहले तो मिट्टी बढ़िया चाहिए, तो मिट्टी बढ़िया तो सर जी बिहार में भी जलोढ़ मिट्टी आता है। उसके बाद बात करें वहाँ का वातावरण गर्म होना चाहिए, तो बिहार में तो गर्मी पड़ती है बिल्कुल और पानी भी होना चाहिए। पानी मतलब ऐसा पानी होना चाहिए कि कपास को जूट को सड़ाया जा सके, ठीक है? ताकि इसका जो ऊपर का छिलका है वो अलग हो जाए। तो भैया यहाँ है जूट की खेती पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में अधिक होती है। इन राज्यों में जूट के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। यही तो पूछा है क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बढ़िया मिट्टी है, उपयुक्त मिट्टी है, गर्म और आर्द्र जलवायु है, सड़ने के लिए पर्याप्त जल भी है, जितना को सराहने के लिए इसको जल चाहिए उतना पानी भी है। इसी कारण इन राज्यों में जूट की खेती सबसे अधिक होती है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है कि भारतीय कृषि की विशेषता को बताएँ। भारत का कृषि का विशेषता बताना है। अब देखिए भारत का कृषि का क्या विशेषता है? समझते हैं इसको थोड़ा-सा। भारत की कृषि की निम्नलिखित विशेषता हैं, इसको थोड़ा-सा आप लोग याद कर लेंगे। ये प्रश्न आपका कभी-कभी 5 नंबर में भी आ जाता है बच्चा, ठीक है? 5 को विशेषता बता देंगे तो हो जाएगा उत्तर। लगभग भारत में लगभग 2 तिहाई लोग की जीविका कृषि पर आधारित है। मतलब अगर बात करें 300 लोग में भारत में 200 लोग जो है खेती कर रहा है, बाकी 2100 लोग इधर-उधर का व्यवसाय कर रहा है। ये भी इसका विशेषता है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जो है कृषि से प्राप्त होता है। भारत में जो इतना बड़ा जनसंख्या है, इसके लिए भोजन जो है खाना-पीना कहाँ कृषि से ही आता है। उद्योग के लिए कच्चा माल भी किसी इसी से प्राप्त होता है। यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है, मानसून मतलब मौसम और मौसम मतलब समझिए वर्षा पर निर्भर है कि नहीं? वर्षा होगा तो खेती अच्छा होगा, नहीं होगा तो खेती खराब होगा। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रमुख योगदान है। अब राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में कृषि का बहुत ज़्यादा योगदान है क्योंकि कृषि से खेती से पैसा होगा और पैसा होगा तो देश का आय बढ़ेगा। 5 गो विशेषता लिखना था, लिख देंगे कि भारत में आधी से ज़्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। दूसरा विशेषता, देश के राष्ट्रीय आय में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा विशेषता, पूरे देश के लिए भोजन का कार्य कृषि ही करता है। चौथा विशेषता, उद्योग के लिए कच्चा माल भी खेती से ही आता है। 5वाँ विशेषता, ये उद्योग जो है यहाँ की जो खेती है जो है आपकी मानसून पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है? अगला देखेंगे, खादर और बांगर मृदा में अंतर क्या है? समझिए, ये है आपका फ़ोटो, ठीक है? अब मान लीजिए इधर से नदी बह कर के आ रही थी, तो इसको बोलते हैं भावर क्षेत्र, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में क्या होता है, नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है, अब नदी दिखने लगती है। अब समझिए, पहले नदी जो है इतनी बड़े इलाका से बह रही थी, ठीक है? ये देखिए चलिए एक और फिगर मैं बता दूँ, ये है आपका मान लीजिए नदी बह रही है, इस इलाका में आपका नदी बह रही है, ठीक है? अब समझिएगा, अब नदी जब बहेगी तो मिट्टी काटेगी, मिट्टी 2 तरह से काट सकती है, इधर से भी बगल भी काटेगी और गहराई में भी काटेगा। अब सोचिए यदि नदी गहरी हो जाए सारा चीज़ सोच पे है बच्चा। यदि नदी गहरी हो जाए, नीचे से भी मिट्टी काटेगी तो नदी गहरी हो जाएगी। अब अगर नदी गहरी हो जाएगी बच्चा, अब अगर नदी गहरी हो जाएगी, तो क्या नदी इस इलाका में बहेगी या फिर नदी इसमें बहना शुरू हो जाएगी? अब समझिए नदी गहरी हो गई है, तो अब नदी सर जी ऐसे बहेगी। तो अब इस इलाका में जिस इलाका में पहले पानी बह रहा था, इस इलाका में अब तो पानी नहीं आएगा। अरे भैया, ये इलाका में पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा जी। इसको हम लोग बोलेंगे सॉरी इस इलाका में पानी नहीं आएगा लेकिन खेती हो सकता है। इसको बोलेंगे हम लोग बात करें इसको बोलेंगे खादर, खादर बोलेंगे क्योंकि और इसके इलाका जो पहले वाला इलाका था इसके इधर वाला इलाका इसको बोलेंगे बांगर। अब देखिए, पहले यहाँ पर नदी बह रहा था, अब नदी बहना बंद हो गया। नदी बहना बंद हो गया तो यहाँ का मिट्टी थोड़ा उपजाऊ होगा और यहाँ का मिट्टी में कैसा कण होगा? महीन कण होगा। ये हो गया आपका खादर और इससे जो दूर होगा इसको बोलेंगे बांगर। अब देखिए इसमें अंतर लिखना है। पहला अंतर तो यही हो जाएगा। पहला अंतर तो आपका ये हो जाएगा कि नई जलोढ़ मिट्टी जो नया मिट्टी होता है उसको खादर बोलते हैं और पुराना जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको बांगर बोलते हैं। अब देखिए खादर का जो है कण आपका महीन होगा और बांगर का जो कण है आपका मोटा होगा। इसमें जो खेती अच्छी होगी अब आप ही बताइए ना महीन कण में खेती अच्छा होगा कि नहीं होगा? इसमें खेती अच्छी होगी, इसमें खेती अच्छी नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए नदी बह रहा है तो खादर बगल में होगा कि बांगर बगल में होगा? सर जी बांगर तो दूर होगा। यहाँ होगा आपका बांगर और यहाँ होगा आपका खादर, होगा कि नहीं होगा? ये हो गया आपका बांगर, ये हो गया आपका खादर। तो इसमें जो है ये जो है नदी के नज़दीक होता है कि नहीं होता है? ये आपका नदी के नज़दीक होता है और ये जो आपका नदी से दूर होता है। 4 तो हमने बता दिया, 2 को आपको लिखना है, कोई सा 2 लिख देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भूस्खलन कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए भूस्खलन में क्या होता है, पहाड़ी इलाका में जब आप लोग पहाड़ी इलाका में जाएँगे तो देखेंगे ऐसा दृश्य, अरे सर जी! ये क्या दृश्य दिखा दिया, ये क्या है? तो समझिएगा बच्चा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ये जो चट्टान है मोटा-मोटा, ये नीचे गिर जाता है कभी-कभी। ये देखो भैया, पहाड़ पर से पत्थर आकर के लुढ़क-लुढ़क करके यहाँ पर गिरा हुआ है कि नहीं? देखो।
इधर से, इसको हटाने का काम किया जा रहा है। तो यही है आपका भूस्खलन, मतलब ऊपर से चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, इस सब का खिसक करके नीचे आ जाना, इसी को हम लोग भूस्खलन बोलते हैं। भू मतलब होता है ज़मीन, स्खलन मतलब होता है खिसकना, भूमि का खिसकना समझ जाइए। तो यही सब जो है इसमें लिखा जाएगा। अब भूस्खलन कैसे-कैसे हो सकता है? समझिएगा बच्चा। यदि ऊपर से कंकड़-पत्थर खिसक करके नीचे गिर जाए, जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखाया, ये भी आपका भूस्खलन है। बड़का-बड़का चट्टान गिरेगा, इसको भी भूस्खलन में गिनेंगे। रोडे मिट्टी ढह जाएगा, इसको भी भूस्खलन में गिनेंगे। और वर्षा जल के साथ मिट्टी या कंकड़-पत्थर नीचे आएगा, ये भी भूस्खलन में गिन जाएगा। कंकड़ तथा उसका छोटा टुकड़ा का खिसक गिर जाना, ये भी होगा और चट्टान का गिर जाना, ये भी हो जाएगा। तो ये चारों आप लोग लिख देंगे। थोड़ा-सा कॉमन सेंस का बात है। वर्षा के साथ में ऊपर से चट्टान नीचे आ रहा है, भूस्खलन। कंकड़-पत्थर खिसक के आ रहा है, भूस्खलन। चट्टान ऊपर से गिर गया, भूस्खलन। सब भूस्खलन का प्रकार है। ये सब आप लोग देख के समझ जाएँगे। अगला है संचार मीनार के बाधित होने के कारण को बतावें। अब संचार मीनार मतलब सर जी संचार मीनार, चार मीनार के बारे में बात हो रहा है क्या? यह देखो यहाँ लिखा हुआ है चार मीनार। अब जो बच्चा इसको पढ़ के नहीं जाएगा, नहीं समझेगा, वो तो भैया इसको बना देगा चार मीनार। ये हो गया आपका चार मीनार, संचार को कर देगा। सर जी सन हटा दो, ये चार मीनार है। अब चार मीनार के बारे में लिख देगा। चार मीनार में 4 गो मीनार हो जाता है। इसका बाधित होने का कारण सर जी यहाँ पर लोग घूमने नहीं जाएगा तो संचार मीनार चार मीनार का कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा। ये सब लिख देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संचार मीनार मतलब होता है आपका जो आप जो टावर देखते हैं अपने इलाका में उसको संचार मीनार बोलते हैं। इसका बाधित होने का कारण क्या है? तो सर जी ये यदि टूट जाए तो बाधित हो सकता है तो केबल का टूट जाना। अब यदि इसको बिजली सप्लाई नहीं मिले तो भी बाधित हो सकता है। यदि इसको ध्वस्त कर दिया जाए, बम लगा के उड़ा दिया जाए तो भी क बर्बाद हो सकता है। तो यही लिखा गया। केबल टूट जाएगा तो गड़बड़ है, बिजली नहीं मिलेगा तो गड़बड़ है और यदि इसको बम से उड़ा देंगे मतलब संचार मीनार ध्वस्त हो जाएगा तो उससे भी जो है आपको संचार मीनार बाधित हो जाएगा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो सर ये आपदा 2 प्रकार के होते हैं, ये भी पूछने वाला बात है। एक होता है आपका प्राकृतिक आपदा और एक होता है आपका मानव निर्मित आपदा। अब प्राकृतिक आपदा में आपका बाढ़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भूकंप आ जाएगा और सर जी और आपका सुनामी आ जाएगा और मानव निर्मित आपदा में आतंकवाद आ जाएगा, हैं? सांप्रदायिक दंगा आ जाएगा और आपका बम विस्फोट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये सब आपका मानव निर्मित आपदा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखेंगे। अगला है बच्चा, अगला है बाढ़ नियंत्रण के का उपायों को बताएँ। अब कहीं कोई इलाका में बाढ़ आ गया है, पानी आ गया है, तो उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो बहुत आसान है जी। नदी जो है इसके अंदर में कचरा जम जाता है, जिसकी वजह से इसका पानी गाँव में घुस जाता है। ये कचरा ही नहीं जमने देंगे तो बाढ़ आएगा ही नहीं आएगा। होगा कि नहीं होगा? यदि नदी का नीचे का तली साफ रखेंगे, तो पानी कैसे बाढ़ आएगा? नहीं आएगा। अरे भैया आप ही सोचो, आप मान लो एक टब में पानी रखे थे, इतना पानी था, अब इसके नीचे में कचरा जम के इतना हो गया, तो ये पानी बाहर ही तो आएगा। यदि कचरा निकाल देंगे तो पानी वापस इसमें चला जाएगा, तो पानी बाहर नहीं आएगा। यही है, नदी के अंदर जमे अवसाद को साफ करेंगे। अब नदी के किनारे वृक्ष लगाएँगे, तो सर जी इससे होगा क्या? होगा ये कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा। मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो पानी अंदर नहीं आएगा। अगला है कि नदी पर बने बाँध को ऊँचा और मजबूत करेंगे। नदी पे जो बाँध बनाते हैं उसको ऊँचा कर देंगे तो पानी पार नहीं कर पाएगा, उसको मजबूत करेंगे ताकि पानी तूरने दे। लास्ट प्रश्न भूकंप और सुनामी के बीच अंतर बताना है। तो समझेंगे? भूकंप और सुनामी के बीच में अंतर ये कोई पूछने वाला बात है सर जी, ये तो आसान है। एक तरफ लिखेंगे भूकंप, एक तरफ लिखेंगे सुनामी। ये लिखेंगे निम्नलिखित अंतर है। अब भूकंप कहाँ पर आएगा? भूकंप सर जी भूकंप पानी में भी आ सकता है, ज़मीन में भी आ सकता है, याद रखिएगा। यदि पानी में भूकंप आएगा, पानी में कंपन होगा तो उसको हम लोग सुनामी बोलेंगे। यदि पृथ्वी पर कंपन होगा तो इसको हम लोग भूकंप बोलेंगे, समझ गए? यदि धरती काँप रहा है, ज़मीन काँप रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूकंप। यदि समुद्र के भीतर में धरती काँप रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सुनामी। मतलब समुद्र के भीतर में होने वाला कंपन को सुनामी और ज़मीन पे होने वाला कंपन को भूकंप। अब भूकंप कहीं भी आ सकता है, लेकिन सुनामी क्या होगा? केवल समुद्र में ही आएगा। अब कंपन ज़मीन का जो कंपन है, वो पानी समुद्र में होने लगेगा, समुद्र में भूकंप नहीं आ जाएगा? तो भूकंप कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, भागलपुर में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, अमेरिका में आ सकता है, समुद्र में भी आ सकता है। लेकिन सुनामी केवल समुद्र में आएगा, समुद्र के किनारे ही आएगा। क्या यहाँ सुनामी आ जाएगा? क्या भारत देश में सुनामी आ जाएगा? आएगा भैया? क्या पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगा? नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, भूकंप और सुनामी के बीच में अंतर लिखना। हो गया जी, ठीक है? हाँ, तो बच्चों, अभी तक में हम लोग आज की कक्षा को लगा दिया जाए तो कुल मिलाकर के हम लोग 60 प्रश्न को 60 इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाला प्रश्न को लघु उत्तरीय प्रश्न को कर चुके हैं। और यदि आप लोग इन सारे प्रश्न को कर रहे होंगे और आप लोग मॉडल पेपर लिख लीजिए या क्वेश्चन बैंक उठा करके बनाने का प्रयास करेंगे, तो लगभग जो है लगभग आपका जितना क्वेश्चन बनाना होता है, उस सब में से लगभग आधा-आधी क्वेश्चन आपका बन जाता होगा। और नहीं बनता है इसका मतलब आप क्वेश्चन याद नहीं कर रहे हैं। तो ढंग से पढ़ाई करेंगे, याद करेंगे, ठीक है? आशा है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी, तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक प्यारा-सा शेयर ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए। तब तक
हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।